જય વસાડાની તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ પ્રેસ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો। दोस्तों, मैं जय वसावड़ा एक बार फिर प्लेनेट जवी पे आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का समाचार यूँ तो 15 अगस्त से देशवासियों को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं हम दे रहे हैं और एक आज़ादी की और बात आई। महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मुक्त हो गए, स्वतंत्र होकर मुक्त हुए, क्योंकि अपना खुद का तंत्र वो चलाते हैं, वो खुद की मर्जी से ही जिए हैं और उन्होंने अपना ही आज़ाद होने का फैसला खुद कर लिया। आज सबको पता ही है, उस बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अपनी स्टाइल है उनकी सबको चौंका देने की, और शादी भी इस तरीके से की थी किसी को पता ना चले। टेस्ट क्रिकेट भी ऐसे ही छोड़ा था, और एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब मैं छोड़ दूंगा तो ऐसे ही छोड़ दूंगा कि बस बाइक पे बैठ के अपनी बेटी के साथ किसी जंगल के इलाके में जैसे घूमने चले जाऊं, वो मेरा ख्वाब होगा, फिर क्रिकेट मेरा ख्वाब नहीं होगा। तो एक जो डिटैचमेंट जो है उनमें, वो अनासक्ति का भाव, भगवत गीता का जो अनुवाद महात्मा गांधी ने किया, उसका उन्होंने नाम रखा था अनासक्ति योग। ये जो स्थित प्रज्ञ की कृष्ण ने जो विभावना की, साक्षी भाव, मजाक में मैंने एक बार लिखा था कि भाई धोनी का तो पत्नी का नाम ही, उनकी जीवन संगिनी का नाम ही साक्षी है, तो साक्षी भाव तो उनमें रहेगा ही। तो ये साक्षी भाव से जो छोड़ना, वो जो बातें उनके पास आई, उनके जहन में आई, वो हर बार आती है, हर बार हम देखते हैं। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जब वो अपने जो शिखर पे होते हैं, जो अपने करियर में होते हैं, लाइव होते हैं, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, तभी उनकी बायोग्राफी की फिल्म भी बन जाए। वो सुशांत सिंह राजपूत ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया, वो भी अचानक ही चले गए। और शायद उसके बाद धोनी ने भी फैसला कर लिया होगा एग्जिट का। यूं तो क्रिकेट वाले लोग तो मान ही रहे थे कि ये फैसला पहले से आ रहा है कि वो शायद छोड़ना चाहते थे वर्ल्ड कप में जीत के, लेकिन वो लम्हे आपको अगर उनकी आंखें याद होगी, अगर उनका चेहरा याद होगा, बहुत कम बार मायूस महेंद्र सिंह धोनी ऐसे दिखाई देते हैं। वो जो थोड़ा सा अंतर रह गया, तब उनको पता शायद चल गया होगा कि वो पहले वाली बात अब नहीं रही। वो 38 साल पूरे निकल के आ गए, कुछ सेकंड के जो अंतर रह गया वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल वहां पे। तो वो तो है, वो सोचने वाले आदमी है, लेकिन उन्होंने तब सोचा होगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सही मायनों में लीडर होते हैं, जो सेनापति होते हैं, वो स्थित प्रज्ञ तो है, धोनित्व उनके पास है, मैं उनके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन ये ऐसे स्थित प्रज्ञ तो है नहीं जो साधु है, वो तो सेनापति है, संसार में है। तो उनकी अपनी एक स्टाइल होती है हर किसी, वो चाहे लिखने वाला कोई राइटर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई एक्टर हो, अपनी एक स्टाइल होती है, अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल जिसको कहते हैं। तो वो अपनी धोनी की अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल है एग्जिट लेने की। वो आपने देखा ही होगा कि कई बार फिनिशिंग इन स्टाइल करते हैं, लास्ट ओवर में वो वेट करते हैं सिक्सर लगाने के लिए, एक दो गेंद खाली जाने देते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे किसी को ऐसे रख के छोड़ देते हैं। लेकिन जो उनकी एक स्टाइल है, जो एक चौंका कर एक एग्जिट शान से लेने की, वही आज उन्होंने किया। क्योंकि सब आईपीएल की बात कर रहे थे, उन्होंने जो सेंटेंस लिखा है वो तो ऐसा ही लिखा है कि बस अब 7:29 शाम को, तब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा। उन्होंने क्लियर तो नहीं किया, लेकिन शायद आईपीएल तो खेलेंगे, और वो भी शायद पता नहीं, उनकी आखिरी आईपीएल भी हो सकती है, शायद न भी खेले। वो माही ही जानता है माही कैसे खेल रहा है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली भी ये एक बड़ा लॉस इसलिए है कि मुझे याद है, वाकया में 10 साल का था, 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त तो कोई क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट था ही नहीं, उसके मैच के वीडियो बाद में आए थे और लोग शो कर रहे थे छोटे छोटे गांवों में। मैंने वो शो भी देखे थे, कैसे महेंद्र अमरनाथ ने विकेटें ली और कैसे वो कैच लिया कपिल देव ने और वो सब। लेकिन उस वक्त क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का जज्बा उमड़ गया था पूरे देश में, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में था, सेमीफाइनल में था। कपिल देव की टीम कपिल्स डेविल्स, उसकी एक फिल्म भी आने वाली है। तो ये जो जज्बा तब उमड़ा कि भाई हर कोई, मेरे जैसा बच्चा जो था उस वक्त, वो क्रिकेट का फैन हो गया ओवरनाइट। पता नहीं था क्या क्रिकेट है, कैसे खेला जाता है, आउट कैसे कहते हैं, स्टंप कैसे कहते हैं, एलबीडब्ल्यू का क्या डिफरेंस है, लेकिन वो फैन हो गया उस मोमेंट की वजह से। वो 1983 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की, और बाद में भी हमने कुछ अच्छा किया, और फिर दूरदर्शन का जमाना आ गया, और उसी वक्त वो मैच का लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ, और हमने अलग अलग क्रिकेटरों को खेलते हुए देखा, और
कुछ दौर था, आज तो भूल गए लोग, और धोनी को भी शायद भूल जाएंगे 10-15 साल के बाद, अगर वो एक्टिव कहीं पे आ जाए किसी और जिम्मेदारी में तो और बात है, वरना ऐसा होता ही है। गावस्कर को लोग भूल गए हैं, लोग कृष्णामाचारी श्रीकांत को भूल गए। वो मेरा पहला प्यार था बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि श्रीकांत अनकन्वेंशनल थे। और ये जो लोग अनकन्वेंशनल होते हैं ना, लोग ऐसे कहते हैं सहवाग के बारे में, श्रीकांत के बारे में, धोनी के बारे में कि टेक्निक का अभाव है, टेक्निक का अभाव है। टेक्निक का अभाव एक दूसरी चीज होती है, और अनकन्वेंशनल होना, परंपरा से बाहर होना, किसी फ्रेम से बाहर जाना, किसी चौकठे के बाहर जाना, वो किसी डिफरेंट स्टाइल होती है, वो डिफरेंट तरीका होता है। ये दोनों एक बारीक फर्क है दोनों के बीच में। तो श्रीकांत में ऐसा था, वो मालकम मार्शल वेस्ट इंडीज के जो पूरे अगन गोले के जैसे गेंदबाज थे। और शारजाह का मैच मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने पहली गेंद पे वो 6 जमा दिया, 4 जमा दिया और आउट हो गए, लेकिन वो अपनी स्टाइल से खेलते थे। तो वो पहला प्यार था। और बाद में हम जीते भी बहुत सारे, लेकिन 87 के बाद एक ऐसा दौर आया कि भाई गावस्कर रिटायर हो गए, और कपिल देव का जो प्राइम टाइम था वो चला गया, और अजरुद्दीन जितने बढ़िया फील्डर थे उतने ही बुरे कैप्टन हुए। तो उनकी कप्तानी में हम इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और फिर एक गांगुली का दौर आया जिससे कॉन्फिडेंस दिया हमें। हम वो लॉर्ड्स में शर्ट निकालने वाली मोमेंट तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, वो मैच जो देखा था। तो ऐसे कई सुरमा आए, रॉबिन्सी जैसे अनकन्वेंशनल फाइटर भी आए, लोग उनको भी ज्यादा याद नहीं करते, लेकिन मैंने उनकी गेम देखी थी तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। हर कोई फॉर्मेट में आए, वो फील्डिंग में भी कुछ देते थे, बॉलिंग में भी कुछ देते थे, बैटिंग में भी देते थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और लेट खेलने आते थे। लेकिन अचानक एक लड़का आ गया क्रिकेट में, और उसने पूरी इंडियन क्रिकेट की तासीर बदल के रख दी। इंडियन क्रिकेट क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट। जैसे 84 में वो कैरी पैकर के वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के बड़े सूरमा जो खिलाड़ी थे वो ओवरनाइट चले गए, और एलन बॉल्डर ने पूरी एक टीम बिल्टअप की, इधर की ईट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्टअप हुई और वर्ल्ड चैंपियन हुई। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक कैप्टन आए थे, स्टीव वो, जो भारत के प्रेमी भी रहे हैं। तो उनकी एक कूल स्टाइल थी कैप्टनशिप की, अनलाइक अदर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो स्लेजिंग की और एग्रेशन की जो स्टाइल थी। ये धोनी का है ना, वो डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है। अग्रेशन और डिटर्मिनेशन में फर्क होता है। मक्कम जिसको कहते हैं, मजबूत जिसको कहते हैं, मजबूत इरादे, स्ट्रेंथ, उसमें डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। एग्रेशन आप चिल्लम चिल्ली करे, आप ऐसे जैसे चेहरा आपका बिगड़ जाए, आपके फेस एक्सप्रेशन से मालूम हो जाए कि आदमी गुस्से में है, पागल हो जा रहा है, डिप्रेशन में है, रो रहा है, बल्ले को पछाड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कैप्टन कूल का जो दौर आया वो भी 2007 में, क्योंकि हम लोग फिर वो इंतजार जो मैं बचपन में 10 साल की उम्र में, जो 83 में मुझे याद है मर्फी के रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, जो हम बाहर आ गए थे उमड़ के, पूरी मेरे गोंडल में मैं रहता था और पूरा गांव जैसे उत्सव मनाने के लिए बाहर आ गया था, वो जो मोमेंट थी वो फिर आई नहीं इंडियन क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन होने की। और बुरी तरह से 2007 में हम पिट गए। और उसके बाद वो जो T20 जब नया फॉर्मेट था, और उसमें धोनी नया लड़का, क्योंकि विकेट कीपर के तौर पे उनकी पोजीशन सिक्योर थी, वो कैप्टन हो गए। और वो कैप्टन हुए, और उसके बाद जो जलवे हमने देखे पहली बार, वो उस वक्त 2007 में हमने कोई बड़ी टूर्नामेंट, वो वर्ल्ड कप जैसी, दुनिया को हराकर जीत ली T20 में। और मुझे अब भी याद है जोगिंदर शर्मा, जिसको अब लोग कहते थे मजाक में कि पान के गल्ले वाले बॉलर है, तो वो नुक्कड़ पे दिखाई देने वाले ऐसे देहाती क्रिकेटर लग रहे थे। उनको आखिरी ओवर उन्होंने दिया, और 19 रन चाहिए थे, वो गैप 6 रन का हो गया पाकिस्तान का। और उसके बाद धोनी ने स्टिक टू द प्लान एंड बॉल ऑन द स्टंप्स, डोंट वरी, ऐसा करके उन्होंने जो आखिरी 2 गेंदों में वो पासा पलट दिया। वो कैप्टनशिप का कमाल था। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनका एक पूरा कंट्रोल रहता है। जो कंट्रोल जिसका रहता है ना, बॉस को कहना नहीं पड़ता कि आई एम द बॉस। अगर कहना पड़े तो वो बॉस नहीं है, बॉस तो उनकी एंट्री से पहचाने जाते हैं। धोनी इंडियन क्रिकेट के ऐसे बॉस रहे। सचिन तेंदुलकर गॉड रहे, लेजेंडरी, उनका भी मैं इतना ही फैन रहा हूं, लेकिन वो कैप्टनशिप में इतना कमाल नहीं दिखा पाए। उन्होंने ही सजेशन किया था कि धोनी को कैप्टन बना, वो बेहतर है इस मामले में, उनकी टैलेंट बेहतर है। तो ये जो पूरी यात्रा हुई महेंद्र सिंह धोनी की, तो आज ऐसा लगा, पहले सचिन को देखने के लिए हम मैच देखने के लिए बैठ जाते थे, वो श्रीकांत से शुरू हुआ, कपिल देव की बैटिंग आती थी तो कोई सब कुछ छोड़ के, स्कूल छोड़ के चले जाते थे बच्चे कि अब कपिल आएंगे, रिसेस में भाग जाते थे क्लास छोड़ के।
वो जो दौर, फिर सहवाग की ओपनिंग बैटिंग के लिए यही यही चार्म रहा। फिर सचिन भी चले गए, अब है रोहित शर्मा भी बढ़िया खेलते हैं, हार्दिक पांड्या भी आक्रामक खेलते हैं, यूसुफ पठान और युवराज सिंह ने भी बहुत अच्छा खेला, युवराज सिंह का भी ऐसा ही दौर था। और ऐसे सब खिलाड़ी जो आए, और उसमें जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जिसको कहते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी मेरे लिए। क्योंकि अब कोहली शर्मा इतना क्रिकेट खेलते हैं, और उनका जो जो मैजिक फैक्टर रहता है ना, उनका विनिंग फैक्टर तो रहता है, उनका फैन फैक्टर भी रहता है, लेकिन एक मैजिक फैक्टर, एक ऐसी पर्सोना जिसमें थोड़ी मिस्ट्री हो, जिसमें जिसमें थोड़े किस्से कहानियां हो, वो धोनी के साथ चला गया। तो मेरे लिए तो एक पूरा सर्कल खत्म हो गया। 10 साल से 47 साल के होने में ये पूरा सर्कल खत्म हो गया कि भाई ये 36-37 साल जो क्रिकेट देखा, दौड़ दौड़ के, परीक्षाएं छोड़ छोड़ के, डिग्रियां छोड़ छोड़ के, वो एक लास्ट जो हुक था, वो रिश्ता जो था, एक टिका हुआ बंधन जो था, एक छोटा सा दौर था, चला गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने शारदा माँ को कहा था कि भाई मुझे मिठाई पसंद है, बंगालियों को तो मिठाई पसंद ही होती है, और बंगाली मिठाई मुझे भी बड़ी पसंद है। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मिठाई खाना छोड़ दूं ना, तब तुम समझ लेना कि मैं जाने वाला हूं, क्योंकि संसार में तो मेरे कोई रुचि है ही नहीं, मैं तो काली माँ में मस्त हो गया हूं, भक्त हो गया हूं। लेकिन संसार में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक मैंने तंतु जो है मिठाई का बांधा हुआ है। तो एक क्रिकेट मैच का जो चार्म था ओरिजिनल वाला, उसके साथ जुड़ा हुआ जो आखिरी तंतु मेरे लिए था, वो महेंद्र सिंह धोनी। वो आज वो तंतु भी चला गया। अब तो खैर फुर्सत होगी, कोई बड़ा मैच होगा, क्योंकि लिखने का प्रेशर होगा, क्योंकि लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि फ्री भी होंगे, तो देख लेंगे। लेकिन वो बात माही मार रहा है, वो तो नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त मुझे याद आते हैं कुछ वाक्य उनके साथ हुए। वो कैसे, आपको अगर अच्छे स्वाद लगे ना, लजीज व्यंजन आप खा रहे हैं वो खाने में, तो आपको वो डिशेस अगर अच्छी लगे, तो उसका डेकोरेशन मत देखिए, उसका किचन देखिए, तो आपको पता चलता है कि शेपिंग कैसे होता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था 2 दिन पहले ही, तो उसमें एक लड़की 7 साल की, परी शर्मा, हरियाणा की शायद थी, और उसने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था। हमने धोनी फिल्म से भी देखा कि भाई धोनी का एक दोस्त हेलीकॉप्टर शॉट लगाता था, और उसके पास उन्होंने सीखा, वो नहीं आगे बढ़ पाए, धोनी आगे बढ़ गए। क्यों और कैसे, उस फंडे की बात आज धोनित्व में हम करेंगे। कैसे वो शेपिंग ईयर्स उनके थे, बड़े इंटरेस्टिंग है। उनके पिताजी जब उस वक्त के बिहार, झारखंड तो तब नहीं था, वहां पे आए, और वो गार्डन और वो सब ग्राउंड, वो सब उसका क्यूरेटर का काम कर रहे थे, और उसके काम में तो उनका डिटर्मिनेशन जो धोनी ने देखा, वो आए, विरासत में उनको लिया। और किस तरीके से उन्होंने लिया, आपको शायद पता नहीं होगा कि एक बार उनके कोच ने उनको कहा था कि भाई मैच हार गए, लोकल मैच था स्कूल वाला, और सब हार गए, तो कोच ने कहा कि आज बस में कोई नहीं जाएगा वापस घर, सब पैदल जाएंगे। और लड़कों ने अपने अपने तरीके से जुगाड़ करने की कोशिश की। किसी ने कोच के साथ वो जैसे बटर पॉलिश कहते हैं ना, वैसा करने की, मस्का लगाने की कोशिश की कि भाई सर ये ऐसा तो कैसे करेंगे। किसी ने ये वो है कंप्लेन करने का शुरू किया। किसी ने अपना रोने का शुरू कर दिया कि मेरे तो ये है, न मेरा पाँव ऐसा है, न मैं चल नहीं कर सकता, और मेरी बहन राह देख रही होगी, और अंधेरा में मुझे डर लगता है। धोनी ने सिर्फ इतना बोला, ओके। स्कूल का बच्चा था तब, उन्होंने कहा ओके, चल दिए। ये जो उनका एटीट्यूड बन रहा था उस वक्त, ओके, सिर्फ आई सिचुएशन आई, हम सिचुएशन पे रिएक्ट करने में अब बर्बाद ज्यादा वक्त मत करें, इमोशनली कंट्रोल हो, और उसका एक्सेप्टेंस करे, स्वीकार करे। जो नई सिचुएशन आई, शायद पनिशमेंट भी आई, शायद हार भी आई, उसका स्वीकार करे और आगे चलने की यात्रा जारी रखे। तो ये बात धोनी में थी, बचपन से थी, आज भी हम देख रहे हैं उनमें वो बात। वो जब पूरे देश, और हमारे यहाँ एक गेम ज्यादा खेली जाती है, जजमेंट वाली गेम। हमारी फेवरेट गेम क्रिकेट नहीं है दोस्तों, हमारी फेवरेट गेम है पॉलिटिक्स। लोग लेग पुलिंग खेलते हैं, वो दावपेच खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ऑफिस में भी खेलते हैं, घर में भी खेलते हैं, रिश्तों में भी खेलते हैं, परिवार में भी खेलते हैं, दोस्तों के बीच भी खेलते हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में भी खेलते हैं। जजमेंटल होना, पॉलिटिकल होना, ये हमारी रियल नेशनल गेम है, सालों से चली आ रही है। कुरुक्षेत्र का मैदान वहां से शुरू हुआ। तो ये जो गेम है, उस गेम में काफी सारे लोगों ने बहुत लताड़ा धोनी के लास्ट ईयर में, और
जैसे वो बहुत अच्छा शेर है, आज उतनी भी नहीं है, मैसर नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। उस तरीके के हालात बन गए तब तो। काफी सारे लोग जैसे ये सावन का सीजन जो आता है ना, बारिश वाला, तो मॉनसून में काफी सारे कीड़े मकोड़े को पंख लग जाते हैं। वैसे काफी सारे लोगों को पंख लगे, वो बोलने लगे धोनी को ये करना चाहिए, धोनी वैसे थे, उनका पॉलिटिक्स ये था, ये वो उन्होंने किया। अब हर कोई आदमी अपनी टीम बनाता है, हर कोई आदमी अपने फैसले लेता है, तभी तो लीडर बनता है। अगर वो आपके फैसले से ही चलेगा तो लीडर कैसे बनेगा? लेकिन ये शुरू हुआ तब भी वो इंडियन आर्मी में चले गए, बॉर्डर पे चले गए। ऑनररी जॉब तो हर कोई करता है, वो एक तमगा होता है, एक जुमला होता है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल सेंस में और कश्मीर के सेंसिटिव इलाके में वहां पे जाके फर्ज अदा की आर्मी में। वो फिटनेस में भी इतने मजबूत रहे। बचपन में एक वाकया ये भी है कि वो बारिश से चिकनी हुई जो मैदान की जमीन होती थी ना, उस पे दौड़ते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर उसमें संतुलन सही रहेगा तो वो ट्रैक पे तो मैं अच्छा दौड़ पाऊंगा और फिटनेस अच्छी रहेगी और वो मेरी जो थाइस है, उनके मसल्स है, वो स्ट्रांग होंगे। तो ये भी उनमें बात थी। एक बार शब्बीर हुसैन उनके स्कूल के क्रिकेटर के साथ 378 रन करके वो सीसीएल सेंट्रल कोल इंडिया के देवल सहाय जो निर्देशक थे, उन्होंने एक टीम बनाई थी उस जमाने में, और उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए स्कूल बॉय धोनी को 2000 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने लिया था। और धोनी ने तब 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे। 200 रुपये। क्यों 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर मैं मैच विनर प्लेयर हूं। वो फुटबॉल में गोलकीपिंग करते करते विकेट कीपर बन गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चांस जो है लेने जैसा है अगर आगे बढ़ना है। वरना वो बड़े शहरों के लोग ही आते हैं, मुंबई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, लेकिन वो चांस उसको तो नहीं मिलता जो झारखंड में रांची जैसे छोटे शहर से आता है। तो वो चांस लेने के लिए अब हमारे फंडा शुरू होते हैं यहां से कि धोनित्व के फंडा क्या है। तो चांस लेने के लिए दोस्तों, अगर आपको आपकी जगह बनानी है, आप छोटे शहर से आते हो, आपका बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, आपको रिश्ते बनाने चाहिए, आपको नेटवर्क बनाना चाहिए, आपको चांस लेने के लिए जगह तलाशनी चाहिए कि कहां पे खाली है, कहां पे लोगों को मेरी जरूरत है, जहां पे मेरा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तब दहिया से लेकर मोंगिया तक काफी सारे ऑप्शन हमने इस्तेमाल कर लिए थे विकेट कीपिंग में, लेकिन विकेट कीपर अच्छे मिलते थे तो बैट्समैन अच्छे नहीं होते थे, और बैट्समैन अच्छे होते थे तो विकेट कीपर अच्छे नहीं होते थे, स्टंपिंग नहीं कर पाते थे, दौड़ नहीं पाते थे, फिटनेस नहीं रहती थी, ज्यादा सीरीज खेल नहीं पाते थे, कोई टेस्ट में अच्छा होता था, कोई वनडे में अच्छा होता था। और धोनी ने यह जगह पहचानी। वो सिर्फ बैट्समैन बन के नहीं आए, विकेट कीपर बन के आए और छा गए आके। तो फंडा नंबर 1, आप धोनित्व अगर पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप ऐसी जगह तलाश कीजिए कि जहां पे किसी को कुछ चीजों की जरूरत हो और वो आप आपूर्ति कर पाए अपने परफॉर्मेंस से, बातों से नहीं, परफॉर्मेंस से, एक्शन से। क्योंकि वहां पे धोनी करते हैं काम, वहां पे धोनी ने सेंचुरी लगाई, वहां पे धोनी ने दिखा दिया। वो जो इनिंग उन्होंने शुरू में खेली, और वो लेजेंडरी इनिंग्स थी सब, पाकिस्तान के खिलाफ जो खेली गई थी, और वो जो उसके बाद उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया कि भाई ऐसा नहीं है मैं चांस के लिए कुछ करूंगा, कुछ जुगाड़, लेकिन चांस मिलने के लिए जुगाड़ करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस जुगाड़ू होगा, मेरा परफॉर्मेंस तो अपने दम पे होगा। एक और बात भी है, उनकी रिश्तेदारी। उन्होंने अपने क्लोज फैमिली, क्लोज सर्कल को अपने साथ रखा। उनकी दोस्ती मैनेजमेंट करते हैं उनकी कंपनी का, और 4 लोग जो होते हैं ना जिनके कंधों पे हमें जाना होता है, ऐसे 4 लोग हमें सिलेक्ट करने चाहिए जीवन में कि जो कौन होंगे जो हमारे साथ रहने वाले हैं। और वो रिश्ते बनाने की कला भी सीखनी चाहिए। जैसे श्रीनिवासन साहब के साथ उन्होंने रिश्ते बनाए, उन्होंने आरपी सिंह और सुरेश रैना के साथ ऐसे रिश्ते बनाए। सुरेश रैना ने तो आज भी संन्यास ले लिया धोनी के पीछे पीछे। तो कुछ रिश्ते बनाने की कला। तो एक फंडा ये भी है कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नेटवर्किंग भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए। धोनित्व का एक और कूल फंडा है, और वो है कि आप इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर बनिए। इमोशनल ऑब्जर्वर से हर कोई होता है, हर कोई इमोशन से ऑब्जर्व करता है। आप इंटेलिजेंस से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक बार कहा था, एक अपने को रेयर इंटरव्यू देते हैं जिसमें अपनी बात खोल के रखते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई गट फीलिंग मेरे में बहुत है। और आप जानते ही है कि गट फीलिंग के कैसे डिसीजन उन्होंने ग्राउंड पे लिए। किसी को आगे ही भेज देना बैटिंग में, किसी को अचानक फील्डिंग प्लेसमेंट चेंज कर देना, बॉलिंग में चेंज कर लेना, अपने आप का जो नंबर है ऊपर नीचे कर देना। लेकिन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि गट फीलिंग जो होती है उसके पीछे
आपका भूतकाल में जो अनुभव होता है वो और वर्तमान की जो परिस्थिति चल रही है वो, उनका आकलन करने की और क्विक एनालिसिस करने की क्षमता चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उनको बाइक का बड़ा शौक है और उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण ये दिया था कि भाई अब मैं बाइक का इंजन आपको खोल के रख दूं और आप कह दूं कि भाई आप उसको गट फीलिंग से चेक कर दीजिए कि वहां पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे। वहां गट फीलिंग काम नहीं आएगी। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ना कि बाइक का इंजन कैसे काम करता है, अंदर से कैसा दिखता है, कौन सा पार्ट्स को कहां से जोड़ते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो उनके पास से हम सीख सकते हैं। और काफी बार ऐसा भी होता है कि भाई लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये चमत्कार की वजह से हो गया, नहीं, उसके पीछे एक सोच भी होती है, प्लान भी होता है। लेकिन ज्यादातर जो लीडर वाले लोग होते हैं ना, वो खुल के बताते नहीं। और एक फंडा ये भी है, अपने प्लान, अपना रुदन, अपनी हताशा, अपने आंसू, अपना क्रोध होता तो सबके पास है। हम इंसान हैं, फीलिंग्स के पुतले हैं सब। लेकिन अगर आपको लीडर बनना है तो अपने टीममेट के साथ वो हर कोई चीज शेयर मत किया कीजिए। अपनी एक आभा, अपनी एक प्रतिभा, अपना एक कंट्रोल, अपना एक प्रभाव बना के रखना चाहिए। और उस वजह से धोनी ने ये चीजें कभी कभार ड्रेसिंग रूम में शेयर की होगी, लेकिन शेयर नहीं की। उनका फोकस भी इतना रहा। मुझे याद है आईपीएल में चीयर लीडर्स जब नए नए आई थी तो पूरे देश की आंखें बड़ी चौंधिया गई थी। अरे खूबसूरत लड़कियां नाचने लगती है क्रिकेट में। वो फुटबॉल वाला जो था खेल, वो यहाँ पे आ गया हमारे आईपीएल की वजह से। तो एक फॉरेन की चीयर लीडर ने कहा था कि पार्टियां जो होती थी आईपीएल की, जो बहुत मशहूर हुई और बहुत बदनाम भी हुई, उस पार्टियों में 2 ही इंडियन क्रिकेटर ऐसे हैं कि जो किसी लड़की के सामने, किसी के सामने, शराब के सामने, किसके सामने नहीं देखते। आते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ तस्वीर वस्वीर खिंचवाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, जिनकी जान पहचान होती है उसके साथ बात करते हैं, और थोड़ा बहुत खाना, अगर खाना है तो खाते हैं, वरना ऐसे ही चले जाते हैं। द ट्रू परफेक्ट फोकस्ड जेंटलमैन उन्होंने कहा था। वो 2 क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। ये फोकस आपका होना चाहिए। आप रसिक रंगीन हो, आप मस्ती से जिए, आप रोमांस करें, आप आनंद करें। उसका मतलब ये नहीं कि आपका काम में आपका जो ध्यान है, आपके लक्ष्य में आपका जो जीवन आपने समर्पित किया है, वो चला जाए। आपने धोनी फिल्म में भी देखा होगा कि एक बताया है कि उनके फ्रेंड जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते थे, अच्छा खेलते थे, वो व्यसन की वजह से वो आगे नहीं जा पाए। तो धोनी में ये बात है कि भाई वो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप प्रलोभन को, व्यसन को मना करना भी सीखना पड़ेगा। ये भी धोनीत्व है। एक और चीज भी उनमें है। उन्होंने एक बार बताया था, मैं काफी बार एग्जाम के बारे में बात करता हूं जब स्टूडेंट से, तो ये बार बताता हूं कि उन्होंने एक चीज बताई थी कि भाई आप ऐसे कैप्टन कूल क्यों होते हैं और क्यों वो फिनिशर होते हैं और क्यों आगे विकेट जब पड़ जाती है तभी तो वो खेलने के लिए आते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। धोनी का रिकॉर्ड से आपको धोनी क्या है वो पता नहीं चलेगा। एमएसपी क्या है अगर आपको पता चलना चाहिए तो आप देखिए कि जो वीर नायक हुए ना विश्व क्रिकेट में आज तक, वो हर कोई टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी है, टॉप ऑर्डर के। धोनी बॉलर तो थे ही नहीं, तो बैटिंग में ही वीर नायक का जलवा दिखाते थे, और कीपिंग में तो ऐसे कोई हुआ नहीं। एडम गिलक्रिस्ट एक थे जो वहां तक पहुंच सके। लेकिन ये जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सोचिए, ये बात तो आपको आपके जहन में आनी चाहिए कि उन्होंने लोअर ऑर्डर पे खेला हर बार, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पर, और जब वो कैप्टन थे तब दूसरों को चांस दिया टॉप ऑर्डर में। वो खुद आ सकते थे, 1 डाउन भी आ सकते थे, वही कैप्टन थे, उनका जलवा चल रहा था, कोई क्वेश्चन भी नहीं करता उनको। लेकिन उन्होंने दूसरों को शेप किया, दूसरों पे अपनी छाप छोड़ी, दूसरों को आगे किया। मेरे ख्याल से वो जो जूझ रहे थे ना आखिरी वक्त तक, लोगों को लगा कि इनडिसाइसिव क्यों हो रहे हैं, लंबा क्यों खींच रहे हैं, अपने लिए नहीं खींच रहे थे। अपने लिए खींचना होता तो वो टेस्ट क्रिकेट से में भी खींच लेते थे, वो काफी सारे टूर्नामेंट भी छोड़ देते थे। उनको भी पता होता ही है कि फिटनेस, हर क्रिकेटर को, बड़े क्रिकेटर को पता ही होता है कि फिटनेस कैसी अब हो रही है मेरी। वो इसलिए खींच रहे थे कि उनको संतोष नहीं हो रहा था अंदर से कि मेरा रिप्लेसमेंट में जो विकेट कीपर बैट्समैन आना चाहिए वो सही आएगा या नहीं। और वो सही भी है, क्योंकि आज भी हम केएल राहुल के ऊपर डिपेंड करके खेलते हैं विकेट कीपर के तौर पर। अभी ऋषभ पंत और संजू सैमसन या कौन आएगा, कैसे आएगा, उसका सही चुनाव नहीं हो पाया है। पंत इतने डिटरमाइंड, धोनी के रिप्लेसमेंट अभी तो नहीं दिख रहे, आगे शायद हो भी जाएंगे रोहित शर्मा की तरह खेलते खेलते। लेकिन ये जो बात है कि उनके में ये चीज थी कि भाई मैं जब जाऊं तो एक विकेट कीपर बैट्समैन मेरा रिप्लेसमेंट दे के जाऊं, और वो शायद कुछ तो छूट ही जाता है। कितना ही भाग लो, कितना ही दौड़ लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। ये छूट गया।
लेकिन उन्होंने जो फंडा एक बताया था कि प्रेशर में क्यों नहीं आते, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं 30वीं ओवर में खेलने में वनडे में आ जाऊं और 50वीं ओवर का टारगेट चेज का हो और लोग उसी प्रेशर में, हमारे इंडिया के बैट्समैन विकेट फेंकते चले जाते हैं, भाग लेते हैं, मैं प्रेशर में इसलिए नहीं आता, ये पसीना जो आ रहा है ना मेरे ऊपर, वो ऐसा पसीना में लोग आ जाते हैं दिखते हुए, और मैं इसलिए उसमें नहीं आता कि मैं यही सोचता हूं कि नेक्स्ट ओवर में क्या होने वाला है। लंबा अगर आप सोचोगे कि एग्जाम के बाद ये होगा, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, तो आपको सुसाइड की सोच आएगी। लेकिन आप छोटा सोचो कि इस ओवर में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अच्छा बॉलर आएगा, 2 रन ले लेंगे और विकेट टिका के रखेंगे। मीडियम रेंज का एवरेज बॉलर आएगा, कुछ ज्यादा ही रन ले लेंगे, वहां पे 2 लिए थे, यहां पे 12 ले लेंगे, और फिर पावर प्ले तो आने ही आने वाला है। अगर आप विकेट टिका के रखो तो तब जरा खुल के मारेंगे और सामने वाले कैप्टन के ऊपर प्रेशर ट्रांसफर करेंगे। यह भी धोनीत्व का फंडा है, विकेट टिका के रखो, गेम बचा के रखो, लंबा सोच के आप प्रेशर में मत आ जाओ, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसको सोच के उसको हैंडल करने की रणनीति बनाओ। यह भी धोनीत्व है। तो एक छोटे से शहर में आते हैं ना लोग जब, तो उसका एक फायदा भी होता है। बड़े शहरों में आप खो जाते हैं, आपकी पहचान खो जाती है, लेकिन छोटे नगरों में आप सबके लाडले होते हैं, चहीते होते हैं, आप स्टार होते हैं। रांची में तो धोनी धोनी होता है। लेकिन धोनी ने एक बार बताया था कि भाई मुझे मेरे कुत्ते पसंद है, इसलिए कुत्ते पसंद है कि वो 3 कुत्ते हैं मेरे पास, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीत का आया हूं या हार का आया हूं। वो मुझे प्यार इसलिए करते हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं। ये सोच भी होनी चाहिए, ये धोनीत्व की सोच है, ये स्थित प्रज्ञ वाली, सुखे दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो भगवत गीता में बताई गई थी, वो लीडरशिप वाली सोच। राजनीति के गलियारों में ऐसी बातें भी मुझे सुनाई दी गई है कि भाई झारखंड के इलेक्शन में धोनी के ऊपर थोड़ा प्रेशर था पॉलिटिक्स में आने का, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, और उस वजह से भी थोड़ा बहुत ऐसा बिहेवियर उनके साथ ऐसा हो गया कि भाई इतना उनको पसंद नहीं किया गया लास्ट फेज में अथॉरिटीज के तौर पे। लेकिन वो चीजें क्या है, सच क्या है, हमें मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। वो ऐसे खुशी के मौके पे, वो मुझे याद है आईपीएल का एक क्षण, वो उन्होंने जीता सीएसके के लिए, पूरी ट्रॉफी जीत ली एक बार फिर, और लोग ट्रॉफी के साथ, वो खिलाड़ी सब चहलकदमी कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। धोनी बस ऐसे ही जीवा अपनी बेटी के साथ वो उसको उछाल रहे थे और उसके साथ आनंद कर रहे थे, दूर वहां पे ग्राउंड पे ही खड़े हुए। ये चीज है ना, वो बताती है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। अभी मैंने फेसबुक पे भी एक पोस्ट शेयर की थी, जैसे पंखी आया और उस पंखी को उन्होंने, धोनी ने कैसे उसको, उसके पंख टूट गए थे, उसको अच्छे तरीके से संभाला और उसकी बेटी के उसको परिचय करवाया, और फिर उसको फिर से उसको गगन में छोड़ दिया। जीवा ने उनकी बेटी के इंस्टाग्राम से, और एक बार ऐसा ही फोटो मैंने मजाक में रखा था, लेकिन वो भी एक बड़ी चीज है। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। धोनी बिल्कुल अपना वो जो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये शोहरत है, दौलत है, इसका भार रखे बिना अपनी पत्नी का जो शूज है उसकी लेस भी बांधने के लिए झुक जाते हैं पब्लिक में। ये चीज आपको धोनी बनाती है। ये महेंद्र सिंह धोनी एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये उनके लिए हम कह सकते हैं। अब देखिए उनकी जो चीज है, उनकी नियति तो मिडिल क्लास के फैमिली के जो मुखिया है वैसे ही रही। क्योंकि मैंने कहीं पे कोई हिंदी पत्रकारिता में किसी ने लिखा था एक फेसबुक पोस्ट में, वो बड़ा अच्छा लिखा था कि भाई अब जो धोनी है, वो लास्ट फेज जो उनका रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो ऐसा रहा कि भाई वो मिडिल क्लास के फैमिली का जो मुखिया होता है ना, उसको पता रहता है कि पैसे कितने हैं और कितने नहीं। बाकी सब लोग तो डिमांड ही करते रहते हैं कि ये लेना है, वो लेना है, ये खाना है, ये खर्च करना है, ये है बिल है, ये भरना है, ये हफ्ता है, इंस्टॉलमेंट है। तो वो आखिरी तारीख तक खींचने की कोशिश करता है अपने बजट को, अपने वॉलेट को, अपने पैसे को। धोनी वैसे कोशिश कर रहे थे फिर, कि उनको पता था कि इतनी स्टेबल टीम अभी नहीं हुई है जिसको अथॉरिटी से विनर बोल सके, जैसी एक बार थी 2011 में हमारे पास। 2015 का वर्ल्ड कप आया तब उसमें से धोनी के अलावा 3 ही खिलाड़ी रह गए, कोहली, अश्विन और रैना, और फिर 2 ही रह गए 2019 में, धोनी और कोहली। तो वो टीम चली गई है, तो वो उनको पता था, वो खींचने की कोशिश करते थे। वो बातें ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन लोड अपने कंधों पे लेते थे। लेकिन ये जो बात है कि भाई जो फंडा हम कह रहे थे, तो एक फंडा ये भी है
कि जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर होना चाहिए, नो प्रेशर होना चाहिए। एक फंडा ये भी है कि इमोशन हमारी बॉस नहीं है, हम इमोशन के बॉस हैं। ये ध्वनित्व है। इमोशन हमारी बॉस नहीं है, हम इमोशन के बॉस हैं। हम कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो हमें उसको संभाल के फिर जुगाड़ करके उसको गेट टुगेदर करके और फिर खड़ा होना पड़ेगा। तो एक और फंडा बहुत अच्छा है उनका, कभी रिएक्शन पे मत पड़ो। कभी स्माइल करके वो लोगों ने कुछ जब सवाल पूछे जो उकसाने वाले थे, लोग बोल जाते हैं और फिर वो आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है, वो मजबूर के सॉन्ग की तरह वो उनके स्टेटमेंट पीछा करते हैं। कंट्रोवर्शियल चीजों में उन्होंने सिर्फ स्माइल किया, मौन रहे, लोगों को बोलने दिया, खुद नहीं बोले, रिएक्शन नहीं दिया। जो कुछ किया अपना एक्शन ही किया, अपने में फोकस किया। दूसरे क्या कह रहे हैं उसको जवाब ये देना है वो देना है नहीं, जवाब उन्होंने दिया अपने गेम से, अपने स्टंपिंग की स्पीड से, अपने रनिंग बिटवीन द विकेट से, अपनी फिटनेस से, अपने स्माइल से, अपनी विकेट कीपिंग से, अपनी कप्तानी से। और आज भी वही कर रहे हैं। तो रिएक्शन पे आप मत जाओ। अगर ध्वनित्व को पाना है, एक्शन पे फोकस करो। यह भी ध्वनित्व है। तो बड़ी कहानी तो इंटरेस्टिंग है उनकी, थोड़ा पेन भी है हमारे सबके दिलों में कि भाई ऐसा एक मैसेज वायरल हुआ था कि भाई आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो चुपचाप खामोशी से जब बंद कर दो ना, तभी आपकी कद्र होगी, तभी आपका एप्रिसिएशन होगा। बोलोगे तो नहीं होगा कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया, बंद कर दो तो एप्रिसिएशन होगा। और एप्रिसिएशन नहीं भी होगा तो सामने वाला का डिप्रिसिएशन होगा। ये भी धोनी ने करके दिखाया। और पूरी कहानी, पूरी जो ध्वनित्व की कहानी, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई अब जब सब कुछ एक छोड़ने का वक्त आया, तब मेरे जैसे लोग, मैं कभी उनसे मिला तो नहीं फेस टू फेस, देखा ही है सिर्फ, लेकिन मेरे जैसे लोग को ऐसा लगा कि भाई कोई पारिवारिक स्वजन जो है वो जा रहा है, वो वाकया तो आने वाला है। हमें पता था, जैसे कोई 4th स्टेज का मेटास्टेटिस वाला पूरे शरीर में फैला हुआ कैंसर हो और डॉक्टर आपको बताते हैं, आप हिम्मत इकट्ठी करते हैं, जो कुछ भी बची खुची होती है वो स्माइल भी करते हैं और जीने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जीना तो है ही सबको, और आखिरी दम तक आप प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपको अंदर से पता रहता है, स्वजनों को, पारिवारिक स्वजनों को पता रहता है कि कभी भी कुछ बुरी खबर आने वाली तो है ही। आपकी गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई हो और आपके साथ उसका ब्रेकअप हो गया हो, आपको लास्ट मोमेंट तक रहेगा कि नहीं वो वापस आएगी और एक बार फिर मेरे पास आएगी और कुछ फिल्मी स्टाइल में कुछ चेंज होगा। लेकिन आपको पता रहता है कि कभी ना कभी तो वो शादी का कार्ड छप के आ ही जाएगा आपके हाथ में। वैसे ही हम सबको पता ही था कि कभी ना कभी तो ये न्यूज आने वाली है। फिर भी इतना पता पूरे देश को होने के बावजूद, इतनी एस्टिमेट अटकलें लगने के बावजूद, इतने सारे लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, बातें कर रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, साझा कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने 15 अगस्त को फिर भी सब अटकलों पे थोड़ा तो अपनी तरीके से किया कि जब ये आया तो अचानक शौक ही लगा। पता था कि आने वाली है एक खबर, फिर भी शौक लगा। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये चीज हमें बनाती है लीडर। हम अपने डिसीजन खुद लें, हम अपनी चीज खुद करें। और ये जो महेंद्र सिंह धोनी, अब तो नहीं होगा कि भाई डीआरएस का रिव्यू लेते वक्त हम स्क्रीन के सामने नहीं देखेंगे, अंपायर के सामने नहीं देखें, और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के, विराट कोहली खुद कैप्टन है और उन्होंने तो लिखा ही था 2019 का वर्ल्ड कप के वक्त, यू आर द कैप्टन, कैप्टन फॉर एवर। आईसीसी ने धोनी के बारे में पूरा एक वीडियो बना के उस वक्त रखा था, तो फेयरवेल तो हुआ ही था उस वक्त भी उनका। लेकिन ये मिस करेंगे कि एक आदमी ऐसा खड़ा रहता था ग्राउंड के ऊपर ब्लू जर्सी पहन के टीम इंडिया के लिए 7 नंबर पे, जो डिटर्मिनेशन का, समर्पण का, डेडिकेशन का, साक्षी भाव का, स्थित प्रज्ञता का ऐसा प्रतीक था कि हम कैमरे पे नहीं देखते, हम रिप्ले पे नहीं देखते, हम अंपायर के सामने नहीं देखते, हम धोनी के सामने देखते कि माही क्या कह रहा है, वो अगर कहेगा तो आउट। तो बस आज उन्होंने कह दिया, आउट। फिर मिलेंगे प्लेनेट जेवी पे कोई ऐसे ही स्पेशल बातें करने के लिए। देखते रहिए, जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब फ्री ही है,
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए।